ओके बेटा, सो इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट वी आर गोना बी कवरिंग, आओ जरा मेरे साथ बात को प्रॉपर्ली आपने लीड ऑन करना है। सबसे पहली बात बेटा, अगर आप इस वीडियो में मेरे साथ बात समझोगे सो आपने वन बाय वन मेरे साथ जो है वो लीड करना है चीजों का, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात बेटा, अगर आप फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ अंडरस्टैंड करोगे तो इन्होंने, अब हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि हाउ ही केम इन पावर एंड अबाउट हिज अर्ली स्टेप्स। तो बेटा हम इनके अब रिफॉर्म्स, 14 मार्क्स का क्वेश्चन जैप के रिफॉर्म्स पे आएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटे, आपका सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैप जुल्फिकार अली भुट्टो के रिफॉर्म्स क्या क्या थे। आओ लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर मैं जैप के रिफॉर्म्स की आपके साथ बात करूं तो आपने मेजरली मेरे साथ फर्स्ट बात क्या लीड ऑन करनी है, सुनोगे आप मेरे साथ। बेटा उसमें कुछ इस तरह से हुआ बच्चे आपका कि मेजरली जैप के रिफॉर्म्स जो आपने अंडरस्टैंड करने बेटा मेरे साथ, वो एक जो रिफॉर्म था इनका वो था हेल्थ रिफॉर्म। बड़ा फेमस जो इनका रिफॉर्म था, दैट वाज नोन एज हेल्थ रिफॉर्म। वो क्या कहलाता था बच्चे आपका? हेल्थ रिफॉर्म वाज द रिफॉर्म विच वाज लेड एट दैट टाइम पीरियड। उसे जो है वो लीड किया जाता था एट दैट। अच्छा, भुट्टो ने ये सोचा, भुट्टो ने कहा यार ना, हेल्थ इज नॉट फाइन एट दैट टाइम। लोग ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम था बच्चे आपका, ठीक है। एट द सेम एंड आपका जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा था आपका। तो भुट्टो ने उसको इम्प्रूव करने के लिए कि इन चीजों को बेहतर किया जाए, भुट्टो ने क्या इंट्रोड्यूस किए बच्चे आपके? हेल्थ रिफॉर्म। सो आप बोलोगे लोगों के इन्फेंट मोर्टेलिटी समझते हो ना बच्चे, मैंने आपको पॉपुलेशन में बताया था कि जो बेबीज की डेथ हुई थी अंडर द एज ऑफ 1, तो आप बोलो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था आपका, ठीक है। और साथ में जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वो क्या था मेरे बच्चे आपका? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वो आपका कम था। तो भुट्टो चाहते थे कि वो उसको इंक्रीज करें। क्या चाहते थे बच्चे आपका? भुट्टो इसको इंक्रीज नहीं, सॉरी, इंप्रूव करना चाहते थे बेटा आपका, कि ये दोनों चीजें बेहतर हो सके। दैट मींस कि इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो जाए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की क्या हो जाए बच्चे आपकी? वो इंक्रीज हो जाए। वो इसके लिए इन्होंने डिफरेंट हेल्थ के रिफॉर्म्स जो बेटा वो पास किए। सर क्या क्या हेल्थ के रिफॉर्म्स पास किए? आओ जरा बात को हम प्रॉपर्ली कवर अप करेंगे। अच्छा, एक रिफॉर्म जो उन्होंने हेल्थ के लिए बेटा इस रीजन से जो उन्होंने पास किया बेटे आपका, दैट वाज ही इंट्रोड्यूस, उन्होंने क्या बनाए? उन्होंने बनाए BHUs, बेसिक हेल्थ यूनिट्स। और साथ में उन्होंने क्या बनाए बच्चे आपके? RHCs, रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, क्या क्या बनाए बच्चे आपके? BHUs शॉर्ट फॉर्म उसकी वो हो गई बेसिक हेल्थ यूनिट, और क्या हो गया? RHCs क्या होगी बेटा उसकी फुल फॉर्म आपकी? रूरल हेल्थ केयर सेंटर। अच्छा सर, ये था क्या? बेटा इट वॉज लाइक अ हॉस्पिटल, ये एक तरह का ना आपका हॉस्पिटल बिल्ड किया गया, अगर आप थोड़ा बात समझने की कोशिश करोगे। और इस हॉस्पिटल में समझ लो एक डिस्पेंसरी थी जहां पे लोगों को जो है वो वही गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती थी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल्स, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े मसले थे बच्चे मेडिकल्स के, हॉस्पिटल्स प्रॉपरली नहीं थे, तो उन्होंने इसको इसको फॉर्म करने की बात करी। इन्होंने ये बोला बेटा, भुट्टो ने, अंडरस्टैंड करना, इन्होंने ये बात बोली कि दैट देयर वुड बी अ वन BHU, एक BHU बनाया जाएगा फॉर एवरी एक BH। अच्छा एक बात और सुन लेना, BHU इन्होंने अनाउंस किया, भुट्टो ने, जैब ने, कि BHU किसके लिए बनाया जा रहा है? BHU बनाया जा रहा है अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है। और साथ में जो RSCs हैं उन्होंने वो बताया कि वो बनाए जा रहे हैं, वैसे तो आपको नाम से पता लग रहा है, रूरल हेल्थ केयर सेंटर, रूरल एरियाज के लिए बनाया जा रहा है। और जो उन्होंने बोला कि जो BHUs है वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? वो बनाए जा रहे हैं बेटा आपके अर्बन एरियाज के लिए। BHUs अर्बन एरियाज, RSCs रूरल एरियाज, ठीक है सर। उन्होंने ये बोला कि एक BHU बनाया जाएगा, एक BHU बनाया जाएगा फॉर ईच 20,000 पीपल। सर व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मकसद ये कि लेट्स से, मैं कह रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार, एक अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1 लाख, ठीक है। 100,000 लोग रह रहे हैं एक अर्बन एरिया में आपके, तो बेटा 1 लाख की पॉपुलेशन पे 5 BHU। तो उन्होंने बोला हर 20,000 के लिए एक, जितनी पॉपुलेशन वाइज है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो है वो हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जिनके नाम है आपके, एक नाम क्या है? BHU, और दूसरा नाम क्या है बेटा आपका? RHC। अच्छा सर, दूसरी बात, उसके अलावा उन्होंने कहा कि हर एक एक RHC बनाया जाएगा फॉर एवरी 60,000 पीपल, 60,000 लोगों के लिए एक RSC बनाया जाएगा। लेट से, अगर मैं कह रहा हूं बेटा आपका, लेट से अगर रूरल एरिया में 1,20,000 की पॉपुलेशन है, 120,000 की पॉपुलेशन है, 1,20,000 की पॉपुलेशन है, तो उन्होंने ये बोला कि आपका क्या किया जाएगा? 2 RSCs बनाए जाएंगे। ये बात समझ आई सबको या नहीं आई? आई वुड लाइक टू hear in the chat boxes if you are you able to understand the point. ओके गुड, ठीक है। तो आप ये बोलोगे यार इस तरह से जो है उसको लीड ऑफ किया जा रहा था। सर व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बेटा? दीज आर द हॉस्पिटल्स बेसिकली। इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कंसीडर देम एज द हॉस्पिटल्स in which the people will be treated, in which the
देयर वुड बी अ प्रॉपर सिस्टम जहाँ पे आपकी चीजों को लीड किया जाएगा। तो पर्पस ये कि यार पहले लोगों के पास ना इतनी जगह नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो उसको ग्रो करना है जैप के टाइम पीरियड में। दैट वाज अनाउंस एट दैट टाइम पीरियड, इसको अनाउंस किया गया। अच्छा ठीक है सर, अगली बात पे आ जाओ। एक हो गया आरएससीज और बीएचसी, याद रखना हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट काम जो बेटा इन्होंने किया इस टाइम पीरियड पे, वो आप क्या लिखोगे, इन्होंने पेटेंट को बैन किया। ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन को क्या किया गया, ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन को इन्होंने क्या किया, ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन को इन्होंने बैन किया। सर क्या बैन किया, आओ जरा बात कवर अप करें कि ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन को कैसे बैन किया गया था। वन बाय वन बात समझना। बेटा पहली बात, अगर मैं आपसे ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन की पहली बात करूं बच्चे आपसे, तो आप ये लिखोगे यहाँ पे कि ये कहा गया यहाँ पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि उस जमाने में ना बेटा, आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, पहले समझा दूं। पेटेंट समझते हो क्या होता है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ पेटेंट? ब्रांड नाम जो होता है, एग्जांपल देके समझाता हूं मैं क्लास में। बेटा आप पेनाडोल, लेट से मैं एक कॉमन टैबलेट का नाम ले रहा हूँ, पेनाडोल। आप कहते हो आप पेनाडोल इनटेक करते हो, आर यू एक्चुअली इनटेकिंग द पेनाडोल? क्या पेनाडोल इनटेक कर रहे होते हो आप बताओ। व्हाट इज दैट टैबलेट? अगर मैं कह रहा हूँ मैं पेनाडोल खा रहा हूँ, सो इज इट, एम आई राइट? कह रहे नहीं सर गोली खा रहे हैं हम, तो एक गोली के अलावा मैं क्या खा रहा होता हूँ बेसिकली? जाओ, अभी तो नहीं जाओ, लेकिन ये चीज नोटिस कर लो बच्चे, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें आइडिया हो जाएगा। असल में आई एम नॉट टेकिंग द पेनाडोल, आई एम टेकिंग द पैरासिटामोल। अगर तुम कभी देखोगे ना, तो उस पेनाडोल के नीचे ना एक ब्रैकेट में एक फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मूला पेनाडोल नहीं, वो ब्रांड का नाम। असल में मैं जो जो चीज मैं खा रहा हूँ, दैट्स पैरासिटामोल। पैरासिटामोल वो फॉर्मूला है दैट आई एम ईटिंग, ठीक है? तो यार पैरासिटामोल तो सिर्फ पैनाडोल में नहीं होती, पैरासिटामोल तो ब्रूफिन में भी होती है, पैरासिटामोल तो और बहुत सारी टैबलेट्स में होती है जिनके हमें नाम भी नहीं पता होंगे। तो मैं मेडिकल स्टोर पे जाके ये क्यों बोलता हूँ मुझे पैनाडोल दे दो? मुझे तो बोलना चाहिए मुझे पैरासिटामोल दे दो। अब उसकी मर्जी, वो जिस भी ब्रांड की मुझे मेडिसिन सेल कर दे। समझना जरा बात को बेटा, ये है हमारा मसला। मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ वो पैरासिटामोल नहीं, मैं हमारे यहाँ पे मेडिसिन में ब्रांडिंग हुई हुई है। सही है, तो यार ये ब्रांडिंग एक, चलो मैं कह रहा हूँ यार मैंने शर्ट पहनी है, मैंने अभी आउटफिट शर्ट पहनी हुई, दैट्स यार ये ब्रांडिंग समझ आती है। क्लोथिंग में ब्रांडिंग हो रही है। मोबाइल फोन्स में आप कह रहे हो यार आईफोन है, सैमसंग है, ये है, एक्स है, वाई है, जेड है, लैपटॉप है, इसका है, उसका है, ठीक है, हर चीज में ब्रांडिंग है, समझ। लेकिन यार मेडिसिन में ब्रांडिंग, हाउ डज दैट साउंड, इट इज नॉट गुड। क्योंकि जब ब्रांडिंग किसी चीज में होती है तो महंगी हो जाती है चीज, याद रखना। ब्रांड की प्राइस ज्यादा होगी ना बच्चे आपका, मैं कहूँ मैं एक ब्रांड का ये पेन लूंगा तो ये महंगा होगा, अगर ये पेन मैं किसी लोकल लूंगा तो सस्ता मिलेगा। तो ब्रांडिंग इज समथिंग बैड इन मेडिसिन, ठीक है? यही चीज भुट्टो ने रियलाइज करी, और भुट्टो ने कहा कि ब्रांडिंग जो है वो, ऑल्दो उसके फायदे भी होते हैं कुछ, लेकिन फिलहाल भुट्टो ने कहा ब्रांडिंग को मैं बैन करूं। और आप बोलो नो पेटेंट वॉज अलाउड। सर ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है अपने नाम पे रजिस्टर करवा, नो पेटेंट वॉज अलाउड, यही होता है ना बेटा। अब होता ये है कि बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, वो पैनाडोल का ना पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेती हैं। वो कहती है ये ब्रांड अब हमारा हो चुका है। अब पैनाडोल के नाम से, लेट्स से कंपनी का नाम है एबीसी, नाम है कुछ भी बोल लो, वो अब एबीसी कंपनी ही पैनाडोल बना सकती है, और कोई कंपनी पैनाडोल नहीं बना सकती। इसे हम कहते हैं ब्रांडिंग, पेटेंट को। तो आप बोलो पेटेंट को मना कर दिया गया बच्चे आपका। इसका फायदा ये हुआ बच्चे आपका कि आपकी ना प्राइसेस मेडिसिन की कम हुई अचानक से, ठीक है? आप बोलो जो प्राइसेस थी मेडिसिन की, इट वाज एबल टू ड्रॉप डाउन एट दैट टाइम पीरियड, सो इट वाज अ गुड गुड रिफॉर्म, आई मस्ट से ओवर देयर, ठीक है? तो आपने कहा ब्रांडिंग को बैन किया गया। सर और क्या किया गया? एक बीएचयूज रेसिस बनाया गया, एक ये वाली बात हो गई। फिर आप बोलोगे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल यूनिवर्सिटीज को, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का क्या किया गया, एक क्राइटेरिया बनाया गया बच्चे आपका। एक समझ लो आप यहाँ पे बेसिकली कि मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मेरे बच्चे यहाँ पे क्या काम किया गया, आप ये बात मेंशन करोगे कि उसमें जो है वो आपका कि उन्होंने एक मेरिट सिस्टम लॉन्च किया। सर व्हाट इज दिस मेरिट सिस्टम? बेटा मेरिट सिस्टम का मकसद ये होता है कि उन्होंने एक फिक्स सिस्टम लॉन्च किया। मेरिट होता है यार, आपको पता है ना, पहले ही होता था भुट्टो के टाइम से पहले, जिसके पास पैसे होते थे वो डॉक्टर बन जाया करता था। इट वाज नॉट लाइक कि आपकी इतनी परसेंटेज आईवी हो या आपके इतने ए स्टार्स और एज हो, अगर मैं आपके ओ लेवल्स की जबान में समझाऊं। आपको पता है ना मेरिट होता है, ये नहीं हो सकता कि आप ना डॉक्टर ऐसे बन जाओ, आपका दिल कर रहा है आप यूनिवर्सिटी में करो, डॉक्टर नहीं। फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर कुछ प्री रिक्वेस्टेज हैं आपके, जिसको आपने फॉलो, आपको इतने, अगर आपके इतने ए स्टार्स और एज आए होंगे ओ और ए लेवल्स में, तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। इस सिस्टम किसने लॉन्च किया? ये सिस्टम लॉन्च किया जैब ने। तो आप बोले एक मेरिट सिस्टम को लॉन्च किया गया बच्चे आपका, ताकि ना
ओवरऑल सब लोग जो है वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सामने है, ये ना हो सिर्फ पैसे वाले जो डॉक्टर्स बन रहे हैं या ये काम हो रहा है। तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज का एक ही काम किया। दूसरी बात, इसके अलावा और क्या काम किया सर इन्होंने? बेटा इसके अलावा अगर आप और बात कवर अप करोगे, सो इन्होंने और मेजरली काम किया था। एक सेकंड देगा मुझे। अच्छा जी भाई, क्या काम किया बच्चे इन्होंने? अगर आप एक और बात यहाँ कवर अप करोगे, सो यू कैन बी सेइंग दैट कि इन्होंने एक बहुत और मेजर काम किया था बेटे आपका। एक तो BHUs हो गए, RSCs हो गए, ब्रांडिंग ऑफ मेडिसिन हो गई, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हो गए। ठीक है। फोर्थ बात बेटा, फोर्थ बात आप यहाँ पे मेरे साथ जो है वो आप मेरे साथ कवर अप करोगे और यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ ओवर हियर विद मी। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, आपने यहाँ पे बात मेंशन करनी है। फोर्थ बात में आपने क्या लिखना है यहाँ पे कि एक साल एक तो उनका जो है वो मेरिट सिस्टम को लॉन्च करने की पूरी बात की गई। फिर भुट्टो ने अनाउंस किया कि दैट एक प्रोग्राम लॉन्च किया दैट 1 ईयर समझ लो इसको, आप कह लो 1 ईयर जो है वो आपका प्रैक्टिस कह लो, हाउस जॉब सॉर्ट ऑफ थिंग कह लो। सर ये व्हाट इज दिस थिंग? इसका नाम सो हाउस जॉब नहीं था तो आप मत लिखो। आपको 1 ईयर जो है वो ट्रेनिंग की बात की गई, भुट्टो ने बात की। सर ये ट्रेनिंग क्या थी जरा समझना। बेसिकली भुट्टो ने अनाउंस किया, समझना यहाँ पे, भुट्टो ने कहा कि once a person would graduate from a medical college, जैसे वो ग्रेजुएट करेगा, कहां से ग्रेजुएट करेगा बच्चे आपका? ग्रेजुएट फ्रॉम अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उससे एक साल क्या करना पड़ेगा उसे? फॉर 1 ईयर ही हैव टू वर्क, फॉर 1 ईयर he need to work on that area। एक साल तक उसे उस जगह काम करना पड़ेगा बच्चे आपका जहां पे उसे क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स कि डॉक्टर आप बन गए, किसी ने MBBS कंप्लीट कर लिया 5 साल, ठीक है, 4 साल जो भी था, जैसे ही आप उसको कंप्लीट करोगे आपको डॉक्टर का लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू नहीं करेगी। जैब ने बोला जब तक आप 1 साल वहां काम नहीं करोगे जहां आपको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। गवर्नमेंट आपसे लेट से कहती है कि यार आप यहां पे जाके काम करो, तो आपने करना होगा। अब समझो ये प्लान क्यों बनाएंगे। यार एक मसला था, RSCs तो बना दिए गए, BHUs बना दिए गए, RSCs बना दिए गए, लेकिन BHUs और RSCs बनाने के बाद एक प्रॉब्लम आया। सर क्या प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम यह आया कि बेटा जैसे ही ये BHUs और RSCs बनाए गए, तो BHUs में डॉक्टर थे अर्बन एरियाज में, RSCs की बिल्डिंग तो बना दी आपने, अब डॉक्टर कौन लेके आए? वहां पढ़े लिखे लोग तो है ही नहीं, अर्बन एरिया से कोई जाएगा नहीं वहां पे बच्चे काम करने के लिए, गाँव में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में। तो भुट्टो पता है क्या, भुट्टो का प्लान पॉलिसी ये थी कि हम क्या करेंगे, हर एक जैसे एक बंदा कंप्लीट करेगा अपनी ग्रेजुएशन डॉक्टर, तो हम उसे उसे बोलेंगे आप अपॉइंटेड से उसको कहा भाई आपको अपॉइंट किया जा रहा है, जाओ आप जाके इस रूरल एरिया में काम करो, आप टंडो आदम में काम करो, जो किसी भी एक, जहां गवर्नमेंट बोलेगी 1 साल तक आपने वहां काम करना होगा, पैसे पे करेगी गवर्नमेंट, बहुत मिनिमल एक आपको पैसे जो होते हैं ट्रेनिंग के, आपको एकोमोडेशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, लेकिन 1 साल तक आपने वहां काम करना होगा जहां गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी। तो इससे ना आप बोलो राउंड द क्लॉक क्या रहेगा बच्चे आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स क्या रहेगी बच्चे आपकी? अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, आपकी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। सर कहाँ अवेलेबिलिटी रहेगी बच्चे आपकी? टुवर्ड्स दिस, यहाँ पे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी स्कीम थी। खैर पाकिस्तान है बच्चे, आपको पता है सारी चीजें तो इतनी अच्छी हो ही नहीं होगी। कोई मसला यहां तक तो पूछो, वरना मैं फेलियर की तरफ जाऊंगा जल्दी से। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। क्लियर सर? गुड। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अच्छा अब सुनो, अब बेटा यहां तक की बात आपने लिख ली, ठीक है, यहां तक किसी ने स्क्रीनशॉट। अब सुनो, अब यार पाकिस्तान है बेटा, वही वाली बात यार, इतना अच्छा हुआ होता तो पाकिस्तान ऐसा तो नहीं होता ना, तो फेलियर तो हुआ होगा। आओ फेलियर लिख लेता हूँ बच्चे मैं आपके लिए। फेलियर के लिए कलर मैं कौन सा चूज करूँ? रेड कलर से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहीं पे आपको पता है आपका पैटर्न क्या है लिखने का फेलियर बच्चे, यू नीड टू राइट इन दैट पे फेलियर। सुनोगे आप क्या लिखोगे आप यहाँ पे? आप ये लिखोगे व्हाट वाज द फेलियर एट दैट टाइम पीरियड, भुट्टो के टाइम पे फेलियर क्या हो। रेड कलर से लिख रहा हूं मैं। आप बोलोगे जो आपने BHUs और RSCs बनाए, चलो इनमें तो ऐसा ब्रांडिंग से क्या मसला हुआ, सुनो बेटा। ब्रांडिंग से मसला ये हुआ कि आप बोलो जब इसको बैन किया गया ना, तो बहुत सारी मल्टानेशनल कंपनीज ने क्या किया बच्चे, उनका तो काम इसलिए चल रहा था। अब बोलो मल्टानेशनल कंपनीज का ने अपने ऑपरेशन शट ऑफ कर दिए, उन्होंने बंद कर दिया अपना काम बेटे। मल्टानेशनल कंपनीज वो होती है बच्चे आपकी, कौन सी कंपनीज? जो बाहर की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, मेडिकल कंपनीज यहाँ पे काम, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करी थी, उन्होंने कहा यार हमारा तो प्रॉफिट अर्न ही नहीं होना, क्योंकि अब लोकल मैन्युफैक्चरर्स इतने आ जाएंगे मार्केटिंग में, हमारी जो ब्रांडिंग है मेडिसिन की वो सब खत्म होने वाली है। तो उन्होंने उस वजह से क्या किया बच्चे आपका, उन्होंने जो है उस चीज को बैन कर दिया।
और फिलहाल इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी कंपनीज ऑफ करी यहाँ से और पाकिस्तान छोड़कर चले गए। तो आप बोलो मेडिसिन की प्राइसेस तो कम हो गई, बट एट अ कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अचानक से क्या बढ़ गई बच्चे आपकी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। तो यार ये तो एक अजीब सी बात है ना कि मेडिसिन की प्राइसेस कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। ठीक है, सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। अच्छा, फिर आप बोलोगे ये 1 ईयर वाली जो बात है, जरा समझना है इसको बेटा। 1 ईयर वाली बात यहाँ पे क्या थी बेटा? 1 ईयर वाली बात कुछ ऐसे थी यार, ये कहना बड़ा आसान है कि 1 साल। आपको लगता है कि इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस ने काम किया होगा? आप बोलो जितनी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज थी, जितनी भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे बच्चे आपके, वो 1 साल कहाँ भेज दिया करते थे अपने बच्चों को बेटा आपका? वो उल्टा अब्रॉड भेज दिया करते थे। याद रखना, गवर्नमेंट ने बोला जहां हम अपॉइंट करेंगे। तो आप ये बोलोगे कि पहली बात तो आरएससी सारे बनाए नहीं गए टाइम से। फिर अक्सर पॉलिटिकल फैमिलीज क्या करती थी, या जो जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उसने बोला यार मेरे बच्चे का ना 5 साल कंप्लीट हो गए, अब उसका नाम आएगा लिस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट लिस्ट प्रोवाइड करेगी ना। गवर्नमेंट की मर्जी, कहाँ मर्जी, जहां कुछ लोगों का ऐसा थोड़ी कि सब कोई रूरल एरिया में भेजा करते थे, कुछ अर्बन में भी रहते थे, कुछ कहीं भी रहते थे, और कुछ लोग अब्रॉड भी जाते थे। तो बेटा वो सारी इन्फ्लुएंशियल लोग क्या करते थे, अपने अपने बच्चों को उल्टा कहाँ भेज दिया? गवर्नमेंट ने कहा था 1 साल ट्रेन होना है ना आप। गवर्नमेंट ने ये थोड़ी कहा था कि वो तो उनके दिमाग में था कि हम आरएससीज भेजेंगे इन लोगों को आपका। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा भेजना शुरू कर दिया, उन्होंने 1 साल जो है वो उनको बाहर भेजना शुरू कर दिया, अब्रॉड कंट्रीज में। और वो किसके खर्चे पे रहा करते थे अब्रॉड बेटे? अब्रॉड यार को टिकट भी गवर्नमेंट देगी, एकोमोडेशन भी देगी वहां बेसिस, पैसे भी देगी बेसिक लेवल पे बच्चे आपका। तो वो क्या होता था आपका, आप बोलो 1 साल उल्टा लोग अब्रॉड जाना शुरू हो गए, और वो भी किसके एक्सपेंसेस पे? गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस। तो हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स पॉलिसीज तो अच्छी बात होती है, बट जहां बात आती है ना इम्प्लीमेंटेशन की, वो हमारे यहाँ पे फेल्ड है बच्चे आपकी। सो दैट वाज द रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। आई होप दैट कि आप सब बच्चों को जैप के रिफॉर्म समझ आए। हाँ हाँ, इरम की बात सही है। मैंने कहा ना कि दोनों के नुकसान भी होते हैं। उसने वो बच्ची ये कह रही कि सर लेट से कोई भी कंपनी जो है जब ब्रांडिंग खत्म हो गई तो कोई पॉइजन बना के दे दे। गवर्नमेंट के चेक एंड बैलेंस होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही घर बैठ के हम या आप बना सकते थे, ऐसा नहीं। लाइसेंसिंग थी बच्चे, ब्रांडिंग खत्म कर दी गई। मतलब ये नहीं कि हर बंदा ही दवाई, मैं घर बैठ के दवाई बना लूं। ऑब्वियसली मुझे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा मेडिसिन बनाने के लिए, मेडिसिन के लिए लाइसेंस होते हैं, हर कोई नहीं बना सकता। लेकिन ये कि ब्रांडिंग के नाम से नहीं बनाऊं। लेकिन फिर भी क्वालिटी तो रिड्यूस हुई, मेडिसिन से कुछ भी कर लो, ब्रांड ब्रांड होता है बच्चे आपका वहां पे। आई होप ये बात समझ आपको आ चुकी है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू आर फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, क्लियर हो गया सब बच्चों को? दैट्स सो गुड। नेक्स्ट रिफॉर्म बेटा, नाउ आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिफॉर्म। सर, shouldn't have companies not sold medicines, please explain point 4। समझा नहीं बेटा मैं आपका क्वेश्चन। बेटा कंपनीज की ब्रांडिंग खत्म हो गई, अब पैराडॉल के नाम से नहीं मिलेगी मेडिसिन आपको, पैरासीटामोल के नाम से मिलेगी। और पैरासीटामोल कोई भी बना सकता है। पैरासीटामोल लेट से आपके पास भी लाइसेंस था, आप भी बना सकते हो, मैं भी। तो मार्केट में एक एक जो डिप्लोमेसी थी मेडिसिन की, वो खत्म हो चुकी थी। सेकंड बात, टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपके पास जाऊंगा तो आपने मेरे साथ क्या बात लीड ऑफ करनी है? दैट इज अबाउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। Awesome. But if I'll be talking about the agricultural reforms, so what's the first point that you need to understand? अब भुट्टो ने अपने टाइम पे एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करने की बात करी। उसने बोला कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो एग्रीकल्चर को बेसिकली लीड ऑन करेंगे पाकिस्तान में। वही हुआ। भुट्टो के दो मेजरली एग्रीकल्चर रिफॉर्म समझना बच्चे। पहला रिफॉर्म एग्रीकल्चर में भुट्टो ने क्या पास किया? भुट्टो ने ये कहा, बेटा फोकस करिएगा आप सारे बच्चे। भुट्टो ने ये कहा कि भाई क्या होगा आपका, वही वाली आप बोलो मैक्स और मिनिमम लिमिट को रिवाइज किया गया। याद है यूब खान के टाइम पे मैंने आपको बताया था मैक्सिमम लिमिट 1500 एकर्स, और मिनिमम लिमिट क्या थी बच्चे आपकी 12.5। बेसिकली मैक्स को रिवाइज किया, मिनिमम तो ऑलरेडी आपकी वही थी, उसको सेम रखा गया। तो आप बोलो मैक्सिमम लिमिट को रिवाइज किया गया। सर क्या मतलब? वो जो अपर सीलिंग थी ना बच्चे आपके, आप बोलो जो अपर लिमिट थी, उसको भुट्टो ने क्या कर दिया? अपर लिमिट को भुट्टो ने हाफ कर दिया। व्हाट डज दैट मीन्स? मैं आपको याद दिलाऊं बेटा। अयूब खान, आप ये मत लिखना, मैं सिर्फ आपको याद लाने की। अयूब खान का टाइम पे था 1000 एकर्स, अगर आपकी लैंड अनइरिगेटेड है आपकी, तो उससे इसने कहा क्या, कितना कर दिया बच्चे आपका? 500 एकर्स। अगर आपकी लैंड क्या है, अगर आपकी लैंड जो है वो अनइरिगेटेड है, और भुट्टो ने कहा मतलब आपके पास मैक्सिमम लैंड इतनी हो सकती है, और अगर आपके पास जो है वो क्या है, अगर आपके पास जो है वो इरिगेटेड लैंड है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपके पास? 250 एकर्स।
इरिगेटेड लैंड हो सकती है। तो बेसिकली वो जो लास्ट टाइम की वैल्यूज थी, ये पहले 1000 और 500 थी, उसे हाफ कर दिया गया, 1000 को कितना कर दिया गया 500, और 500 को कितना कर दिया गया 250 एकर्स आपका। आप बोलो जो भी एक्सेस लैंड थी, जो भी एक्स्ट्रा लैंड थी, वो क्या करनी थी इन्होंने, उसको जो है वो उन्होंने ट्रांसफर करना था, उसको इन्होंने सेल करना था बच्चे आपका किसी और को, ताकि उससे आपकी वही वही अय्यूब खान वाली बात, बस हाफ कर दिया। भुट्टो ने बोला ये भी बहुत ज्यादा है, 500 एकर्स भी बहुत ज्यादा, और सही किया। देखो अयूब खान का पहले दिन इतना बोलते ना तो मुश्किल हो जाता है। अयूब खान ने अपना एक रिफॉर्म सेट किया, फिर भुट्टो ने उसको मजीद आगे हाफ कर दिया, ऐसे से कम करेंगे, क्योंकि वैसे 250 एकर्स ही बहुत ज्यादा होती है बच्चे आप, ताकि एक लिमिट तक जमींदारी सिस्टम खत्म हो। पहले दिन ही आप स्टेप दे नहीं सकते थे आपका। अच्छा, आप बोलोगे ये काम भी ये किया बच्चे आपका, और भुट्टो ने बोला वही सरप्लस लैंड, एक्स्ट्रा लैंड आप सेल करोगे, ताकि जो जो है वो जब फार्मर्स को सेल करोगे तो क्या होगा, मोर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप दैट यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, सेकंड बात पे आ जाओ बच्चे मेरे साथ, वो आपने क्या समझा, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट हो गई। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथ बेटा बेटा आपने जो है वो क्या मेंशन करना है, गौर से फोकस करना बात को। बेटा आपने यहाँ पे लिखना है कि इन्होंने एक और काम किया, समझना इसको, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। इन्होंने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया बच्चे आपका, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सर ये क्या मतलब है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का, जरा समझाइए। फोकस लो बेटा सारे बच्चे क्लास में। What is the meaning of security of tenure? I'm gonna make you explain over here. समझना है इसको बात को, मैं पहले कहानी सुनाऊंगा इसके लिए आपको, फिर आपको बात समझ आएगी। जल्दी से आ जाओ, स्टोरी टाइम। भाई लेट्स से बेटा एक एक ना जमींदार था, ठीक है, ये रहा एक आपका जमींदार। अब जमींदार के पास, ये जमींदार है आपका, जमींदार के पास है बहुत सारी लैंड, ये सारी लैंड जमींदार की थी, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी सर, ये बहुत बड़ी है, फिलहाल नजर पेपर के हिसाब से ड्रॉ करती है। अब उन्होंने जमींदार से फार्मिंग करा था इस लैंड पे, ठीक है। जमींदार बोलता था मुझे तो इतने में बहुत बच रहा है, बाकी सब इसने जाया करी हुई थी। और ये वाली जो लैंड थी बच्चे इसकी, ये फुल जो है वो क्या हुई हुई थी, खराब। जब आप जमीन को यूज नहीं करते हो बच्चे, तो आपकी लैंड जो है अल्टीमेटली क्या होती है, आपकी खराब भी होती है। तो आप बोलो यार ये वाली लैंड जो है बिल्कुल क्या हुई हुई थी, ये बिल्कुल बिल्कुल बैरन हुई हुई थी, सॉर्ट ऑफ खराब हुई हुई थी, क्योंकि यहाँ फार्मिंग नहीं हो रही थी और ये सब चीजें। अच्छा, अब एक आया, एक टेनेंट आया बेचारा, ठीक है। टेनेंट आया, इसने आके जो है लैंडलॉर्ड से बोला यार मुझे जो है ना, ये टेनेंट है आपका, ठीक है। टेनेंट वो होता है जो रेंट पे लेता है जमीन, ठीक है। इसने ये बोला यार लैंडलॉर्ड से कि मुझे क्या करें, मुझे जो है ना वो ये जमीन आप रेंट पे दे दें, मुझे ये जमीन रेंट पे दे दें, मैं इधर फार्मिंग करूंगा। अच्छा जी, जमींदार ने बोले यार मेरे कौन सी काम की थी जमीन, जाया ही जा रही थी मेरे। तो बेटा उसने क्या किया, जमींदार ने बोला ठीक है जाओ, आपको मैं लैंड दे रहा हूँ। उसने कम पैसों में उसे क्या किया, ये लैंड ग्रैंड कर दी। अच्छा, अभी बेचारा टेनेंट गया बच्चे, यहाँ पे टेनेंट आया, टेनेंट ने आके जो बहुत मेहनत करी इस लैंड पे। देखो बिल्कुल लैंड खराब हुई हुई थी, उसने फर्टिलाइजर्स इन्वेस्ट किए, उसने पैसे इन्वेस्ट किए बच्चे आपके, ठीक है। उसने सीड्स यूज किए, वो करता रहा, उसने इरिगेशन के लिए प्रॉपर्ली अपने सिस्टम्स लगाए यहाँ पे, और वो 2 से 3 साल इन्वेस्ट करता रहा। लैंड ऐसे सही नहीं होती बच्चे, लैंड टेक्स टाइम टू ओपन अप अगेन, एंड अगर उसको दोबारा से आपने रिवाइटलाइज करना होता है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती। बेचारा 2 साल तक अपने पैसे डालता रहा इस लैंड में, प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, इससे नुकसान हो रहा था। टेनेंट की उम्मीद ये थी कि 2-3 साल जब मैं इस लैंड को प्रॉपर्ली फर्टिलाइज कर दूंगा, उसके बाद मुझे प्रॉफिट्स आना शुरू। बेचारे ने 3 साल अपने पैसे इन्वेस्ट किए, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस लैंड पे, जस्ट टू इंप्रूव दिस लैंड। लैंड को ना इंप्रूव करना पड़ता है आपको, फार्मर्स को, लॉन्ग टर्म्स होती है ये, एक दफा इंप्रूव होगी तो फिर आपको प्रॉफिट देके जाएगी। अच्छा, अब ना टेनेंट ने 3 साल अपने पैसे इन्वेस्ट किए, यार चलो अब मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। जमींदार ने देखा यार वाह यार लैंड तो बड़ी अच्छी हो गई, जो कल को मुझे बड़ी अनफर्टाइल बड़ी बेकार सी लैंड लग रही थी, तो बड़ी अच्छी लैंड हो गई। क्यों ना मैं ये लैंड जो है वो अपने पास ही रख लूं, या मैं किसी अपने बंदे को दूं, या मैं ज्यादा रेंट पे दूं, या मैं इस बंदे को निकाल के अपने कंट्रोल में कर लूं, मतलब मैं ही फार्मिंग क्यों ना कर लूं। तो टेनेंट को क्या कर देगा बच्चे, वो आपका वो अचानक से टेनेंट को बोलेगा चलो भाई सॉरी आपका, मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एविक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको निकाल रहा हूँ यहाँ से। यार कैसा हुआ है जरा बताओ, तुम होते टेनेंट, तुम अपने पर सोचो, इफ यू वर द टेनेंट, क्या करते तुम कभी, मतलब व्हाट वुड हैपन टू यू। पेन, सुसाइड, तुम सारे सुसाइड पे हो जाते। किल द लैंडलॉर्ड। बेटा लैंडलॉर्ड को मारना मारना आसान काम नहीं था। लैंडलॉर्ड जो है ना वो, लैंडलॉर्ड का पूरा गांव होता था। लैंडलॉर्ड अगर तुम्हें मारेगा ना बच्चे, लैंडलॉर्ड अगर तुम्हें मार भी देगा ना, वो लाश वाश गाई पता भी नहीं चलेगा, इतनी जमीन है उसके पास, कहीं भी दफना देगा। तो लैंडलॉर्ड से लड़ना आसान नहीं था उस जमाने में, ठीक है। लैंडलॉर्ड एक पावरफुल बंदा हुआ करता था, समझो उसी पावर को। अशस कह रहे हैं आई वुड बी एंग्री, बस गुस्सा हो गया। चलो सुनो, एंग्री हो गया, सही है। अब बेटे एक बात बताओ, अगर तुमने, चलो ये तुमने, तुम्हारे साथ ना हुआ होता, तुमने किसी को होते हुए देखा होता, क्या कभी कोई, सुनना मेरी बात, क्या कभी कोई टेनेंट
किसी की जमीनों पे काम करेगा, और अगर करेगा भी तो क्या दिल से काम करेगा? उसे पता है यार नहीं यार, वो सिर्फ करेगा भी तो गुजारे लायक काम करेगा, वो कभी भी आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है बच्चे आपका, उसे पता है कि यार मेरा तो फायदा नहीं है, मेरा तो नुकसान हो जाएगा जमीन में, मेरी तो जमीन ही है आपकी, ये बच्चे आप। तो यार टेनेंट्स को ना कोई राइट होने चाहिए। टेनेंट्स के पास अगर राइट्स ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकते बच्चे आप। सो आप यहाँ पे जरा ये बात आप मेरे साथ कवर अप करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, सुनो। तो आप बोलोगे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इसकी बात यहाँ पे की गई, जरा अंडरस्टैंड करना बच्चे बात। पहली बात बेटा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में अगर आपने मेरे साथ जो बात लीड ऑन करनी है, व्हाट्स दैट पॉइंट दैट यू नीड टू फोकस ओवर है। बेटा फर्स्ट पॉइंट जो आप मेरे साथ मेरे बच्चे समझोगे वो यहाँ पे क्या है, सुना गौर से बात। बेटा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, भुट्टो ने ये कहा, भुट्टो ने कौन से भुट्टो ने कहा यार ये तो ऐसे तो टेनेंट्स कभी दूसरों के लैंड पे काम नहीं करेंगे और अल्टीमेटली आउटपुट नहीं इंक्रीज होगा, तो पाकिस्तान का फूड आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। तो भुट्टो ने कहा मैं दे रहा हूं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेनेंट को सिक्योरिटी दे रहा हूं। सर क्या सिक्योरिटी दी जा रही है बच्चे आपकी? टेनेंट को ये सिक्योरिटी दी गई दैट द फर्स्ट राइट टू परचेज लैंड इज गिवन टू द टेनेंट। सर व्हाट डज दैट मींस, होता क्या था सर में? असल में ये पता है लैंडलॉर्ड क्या बोलता था? लैंडलॉर्ड ये बोलता था सॉरी यार भाईजान, मैं तो अपनी जमीन सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो सेल करने की जरूरत पड़ गई, जमीन को मुझे जरूरत पड़ गई पैसों की, तो मैं तो सेल कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये खाली करना पड़ेगा। अब नया लैंड ओनर जो आएगा वो आपको निकाल देगा यहाँ से। अच्छा जी, यही होता था, लैंड ओनर ही चेंज हो जाया करता था। तो भुट्टो ने बोला ऐसा नहीं होगा यार, भुट्टो ने जैब ने बोला कि फर्स्ट राइट ऑफ परचेज ऑफ द लैंड, जो पहला राइट है लैंड को परचेज करने का, भुट्टो ने वो ये बोला बेटा इन्होंने यहाँ पे आपका, उन्होंने बोला वो फर्स्ट राइट जो है वो किसके पास होगा? वो टेनेंट के पास होगा। मतलब कि आप ये जो अब अगर ये बोलता है ना इसको टेनेंट को कि मैं जमीन सेल कर रहा हूँ और नया बंदा आपको निकाल दे रहा है, तो बेसिकली ये नहीं होगा। होगा ये कि पहला राइट ही किसके पास है? टेनेंट, पहले टेनेंट ही ये लैंड खरीद सकता है। टेनेंट के जब तक टेनेंट अलाउ नहीं करेगा आप इस लैंड को सेल नहीं कर सकते हो किसी और थर्ड पार्टी को। तो फाइल जो थी उसे क्लोज कर दिया गया। अब आपने जैसे ही टेनेंट को अपने पास रखा, तो अब सबसे पहला राइट आप पहले टेनेंट से पूछोगे कि डू यू वांट टू परचेज दिस लैंड। अगर वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं खरीदनी और वो मान जाता है खाली करने को, तो आप उसे निकाल सकते हो, वरना आप नहीं। अगर उसके पास पैसे भी नहीं है तो आप उसे लॉन्ग टर्म इंस्टॉलमेंट्स पे दो, या फिर कोई कोई सॉल्यूशन निकालो। लेकिन टेनेंट को, मैं ये नहीं बोला कि टेनेंट को आप निकाल ही नहीं सकते हो, लेकिन टेनेंट को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। आपको एक प्रॉपरली एक लीगल केस फाइट करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। टेनेंट को एक सिक्योरिटी दी गई, कोर्ट की तरफ से राइट होगा कि वो अपनी लैंड नहीं खाली करेगा बच्चे। तो आप बोलो फर्स्ट राइट ऑफ परचेस को दे दिया गया बच्चे आपका, यहाँ पे आपका टेनेंट को। आप बोलो, आप पूरी कहानी लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ बात मेंशन करोगे बेटा इससे पहले हुआ क्या करता था, बिफोर हैंड क्या होता था आपका। आप बोलो टेनेंट जो है वो, सॉरी, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो क्या किया करते थे बच्चे आपका, लैंडलॉर्ड जो है वो नॉर्मली अपने टेनेंट्स को एविक्ट कर दिया करते थे, एविक्टेड द टेनेंट्स, जिससे टेनेंट्स कभी भी क्या नहीं होते थे बच्चे आपके, टेनेंट्स वर नेवर इंटरेस्टेड, किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे बच्चे आपके, वर नेवर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग आउटपुट्स। तो भुट्टो ने इसको इंप्रूव करने के लिए, इन आउटपुट्स को इंक्रीज करने के लिए भुट्टो ने क्या काम किया बच्चे आपका, भुट्टो ने जो है वो यहाँ पे इंक्रीजिंग आउटपुट्स, भुट्टो ने यहाँ पे क्या किया बच्चे आपका, भुट्टो ने जो है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लॉन्च किया। इट वाज अ गुड एक्ट, इट वाज अ गुड एक्ट। सच मेजर से आप बोलो, इन मेजर से क्या हुआ बेटे आपका, सच मेजर्स प्रिवेंटेड eviction, एविक्शन मतलब निकालना, ऑफ टेनेंट्स, टेनेंट्स को जो एविक्ट किया जाता था उसको रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया, और मे बी समहाउ ये हुआ भी हो। लेकिन फिर वही वाली बात बेटा, पाकिस्तान है, सब कुछ इतना अच्छा हो जाए तो फील कैसा आएगा? पाकिस्तान है आपका। आओ जरा हम बात करते हैं बेटा, वही वाली बात, पहले इस पे आ जाओगे, मैक्सिमम लिमिट। आप बोलोगे यार मजाक थोड़ी था यार, वो जो तुम्हारा फार्मर जो लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितना, ये देख लो बेचारा छोटा सा, मैंने ऐसे तो ही बनाया इसको छोटा सा, ये पावर में छोटा बना रहा हूँ मैं इसको, ये पावर में इतना खतरनाक बंदा था बच्चे आपके। तो आप ये कहोगे, आप बोलोगे पहला ड्रॉबैक तो ये, यार क्या फर्क पड़ता है 500 एकड़ से 1000 एकड़ से 2000 एकड़ से? आप बोलो लैंडलॉर्ड जमींदार, आप बोलो पावर ऑफ जमींदार इतनी थी, जमींदार, जमींदारी सिस्टम क्या होगी, ये भी वर्ड आप लिखोगे एग्जाम में, मार्क्स मिलते हैं अच्छे। जमींदारी सिस्टम, या आप कहते हो अंग्रेजी में से क्या, पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स। आप बोलो पावर ऑफ लैंडलॉर्ड जितना था बच्चे आपका, वो पूरे पूरे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स ही चेंज कर दिया करते थे, पूरे पूरे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड चेंज, मतलब कि रियलिटी में लैंडलॉर्ड के पास है 5000 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, भुट्टो ने बोला मैक्सिमम 1000 होनी चाहिए, भुट्टो ने बोला मैक्सिमम 500 एकड़ होनी चाहिए, उसने लिखवा दिया 500 एकड़, ठीक है। जो चेक करने के लिए आ रहे हैं उनसे पैसे दे दिए, अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, उससे पूरा रिकॉर्ड चेंज करवाने के लिए बच्चे आपका, पहला मसला। दूसरा, आप बोलो बिफोर द रिफॉर्म्स
रिफॉर्म्स कुड बी पास्ड आउट, दे वर एंटिसिपेटेड। अच्छा सर इसकी मीनिंग क्या होती है समझना, एंटिसिपेटेड क्या होता है बच्चे आपका सुनो। ये रिफॉर्म्स पास कहाँ होते हैं मुझे जल्दी से बताओ, रिफॉर्म्स पास कहाँ से होते हैं, कहाँ पे ये रिफॉर्म्स कर लॉज पास किए जाते हैं। आई वांट यू ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कोई सा भी रिफॉर्म कहाँ पास होता है, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग यहाँ पे जो ये वाला रिफॉर्म है। एक बच्चे का आंसर आ गया है इरम का। नहीं अर्बन एरियाज नहीं शमाइल, रिफॉर्म पास कहाँ से होते हैं, किस जगह पे बनाए जाते हैं ये। तीन बच्चों का आंसर आ गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इतना टर्म को मुश्किल नहीं करो। गवर्नमेंट पास करती है, असेंबली से, नेशनल असेंबली से लॉस पास होते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था देखो होता ही है, समझाया था मैंने थोड़ा बहुत। बेटा अपना एक बंदे ने सामने रिफॉर्म रखा कि हम ना ये वाला सिक्योरिटी टेन्योर लेके आ, अपना असेंबली में ना डिस्कस हो रहा होता है, हफ्तों तक डिस्कस ही होता रहता है, एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक डिस्कस हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है हाँ ऐसा होना चाहिए, फिर उसमें बातचीत हो रही है। एक रिफॉर्म बनाने में टाइम लगता है ना, ऐसा तो नहीं ना आज मैंने लॉन्च किया बस अगले ही मिनट इन्फोर्स भी हो गया। तो पूरा प्रॉपरली लॉ आपने डिवाइस करना होता है, फिर अपने साथ लॉयर्स को बिठाना होता है, लॉस पूरा बन। तो अभी ये ना ये चीज कंफर्म हो चुकी थी असेंबलीज में कि लॉ पास होने वाले, जैसे जैसे ना शायद तुम्हें बताओ कभी कभार ना न्यूज ये स्प्रेड हो जाती है कि यार गाड़ियों पे ना टैक्सेस बढ़ने वाले हैं 15 डेज बाद। तो लोग क्या करते हैं गाड़ियां ना इन्वेस्टर्स खरीद के रख लेते हैं। यार आपको आइडिया होता है यार पीटीए के ना टैक्सेस गवर्नमेंट ना आईफोन्स पे पीटीए के टैक्सेस गवर्नमेंट इंक्रीज करने वाली है, लोग पीटीए फोन्स लेना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ना यही होता है बच्चे। तो कभी कभार ना आपको पहले से एक इनसाइडर न्यूज आ जाती है कि यार ये चल रहा है असेंबली में, तो ये चीज तो आप बोलो लैंडलॉर्ड्स को ये न्यूज मिल गई कि यार ये लॉ पास होने वाला है और टेनेंट को ना बड़ा राइट मिलने वाला, मतलब टेनेंट एक तरह से ओनर ही हो गया ना, कि टेनेंट को निकालना ही इतना मुश्किल हो जाएगा। तो आप बोलो रिफॉर्म्स को जब एंटिसिपेट पहले से जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई लोगों तक, तो बेटा उससे पहले अभी ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होते, इन्फोर्स होते, आप बोलो देयर वाज मास एविक्शन। लोगों ने क्या किया, फॉरेन से लैंडलॉर्ड्स ने जितने भी अपने बेचारे अच्छे भी टेनेंट्स थे उनको भी निकाल दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई भागो यहाँ से, तुम्हें अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल गया तो ये लैंड तो हमारे यहाँ से चली गई। तो मास इविक्शन हो गई और उन्होंने अपनी लैंड किसको देना शुरू कर दी, आप बोलो या तो ट्रस्टेड टेनेंट्स को देना शुरू कर दी जिन पे एक्सट्रीम ट्रस्ट होता है आपको कि यार ये बंदे को जब मैं बोलूंगा ना लैंड खाली कर दो तो ये मेरा ट्रस्टेड बंदा है खाली कर देगा। या फिर उन्होंने किसको देना शुरू कर दिया, अपने अपने रिलेटिव्स के नाम जो है वो करना शुरू कर दी लैंड बच्चे आपकी, ताकि कल को वो तो बेसिकली टेनेंट्स को पहले से ही निकाल दिया गया कि उन्हें कहीं क्या ना मिल जाए, सिक्योरिटी ना मिल जाए, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बड़ा खतरनाक लॉ था बच्चे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में जो है ना वो टेनेंट का राइट ही था तकरीबन, वो लैंड बोल देगा मैं नहीं खाली कर रहा, रेंट तो उससे पे करना है लेकिन उससे बोल दिया आई एम नॉट लिविंग द लैंड, तो वो नहीं खाली करेगा। फिर एट द सेम टाइम आप बोलो अगर जहां बात आती थी कि टेनेंट चाहता भी था तो यार टेनेंट कहाँ जाके लीगल केस फाइट करेगा पाकिस्तान के कोर्ट्स में, आप लिख सकते हो आप बोलो ही वाज नॉट हैविंग द रिसोर्सेज, ही कुड नॉट फाइट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। वो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट इतना अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता है बच्चे, आके 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 जाके बोलते लैंडलॉर्ड्स मैं नहीं खाली कर रहा, लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड था बच्चे, पूरा पूरा रूरल एरिया उससे कंट्रोल में था। तो रिफॉर्म्स तो अच्छे थे बट वही वाली बात, पाकिस्तान के लेवल पे जब वो पास होते तो वो फेल ही हो जाया करते थे समहाउ। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आई। क्यों बेटा ये लैंडलॉर्ड्स जो है वो पावरफुल थे, इस बात को जरा समझो। देखो ये लैंडलॉर्ड्स ना बेसिकली ये माफियाज थे और इनके ना पूरे पूरे कंट्रोल में इनका विलेज हुआ करता था, पूरा रूरल। लेट से मैं कह रहा हूँ यार एक विलेज की पॉपुलेशन एग्जाम्पल दो, मेरे को 10,000 लोग रहते हैं एक विलेज में, ठीक है। अब ना इनके कंट्रोल में उनके वो 10,000 लोग बेसिकली है ना वो किंग सिस्टम होता है वहां। वहां पे वो बेचारे एक एक कुछ एक अपर हियरार्की होती है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, बाकी सारे उनके गुलाम होते हैं, ऐसा चल रहा होता है रूरल एरियाज। तो नहीं जो वडेरे हुआ करते ना लैंडलॉर्ड्स, बेटा ये असल में ना ये 10,000 लोगों का गाँव है ना, तो ये पता है क्या करते थे, इनके ना पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंसेस होते थे सर। क्यों होते थे, क्योंकि लेट से इनका भाई इन्फ्लुएंस है, इन्होंने जो है वो पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक लिंक बनाया हुआ है क्या। उन्होंने ही बोला हुआ है जितने भी, अब मैं वहां का लैंड, मैं कहूँ मैं कोई गाँव है उसका मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना मेरे ना मेरी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत है, क्या बातचीत है, मैंने उनको उनको कहा हुआ है कि यार ये जितने 10,000 लोग हैं ना जिनको मैं बोलूंगा ना उनको ये वोट डालेंगे, उनको क्या करेंगे लोग वोट करेंगे, तो आप मुझे सपोर्ट करो, आपको वोट। तो बेसिकली मेरा ना पॉलिटिकल लिंक्स बड़े स्ट्रांग हुआ करते हैं, क्योंकि विन विन सिचुएशन, पॉलिटिकल लीडर्स को मुझसे फायदा होता था, मैं उन्हें वोट लेके लाके दिया करता था। और ये सब क्यों होता है बेटा, पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स नहीं खत्म हो सकती जब तक एजुकेशन नहीं आए। रूरल एरियाज में क्यों एजुकेट नहीं करते लोगों को, गवर्नमेंट क्यों नहीं एजुकेट करने देती, कोई इतना पैसों से हटके मसला, ये पूरी थ्योरीज हैं कॉन्स्पिरेसीज हैं बच्चे। क्योंकि अगर रूरल एरियाज में लोग एजुकेट कर दिए, जिस दिन आप लोग एजुकेट करो उस दिन लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। लोग बोलते हैं यार हम क्यों आपकी गुलामी करें, हम क्यों करें ऐसा। अभी अगर तुम जाओ ना गाँव के लोग, कभी गाँव के बेचारा, कभी कभी किसी से मिलो, होगा मिलना हो आपको या कभी इन लोगों से आप मिलो, तो वो लोग बोलते हैं नहीं यार ये हमारा, वो ऑल दो वडेरा उन पे जुल्म कर रहा होता है, वो लैंडलॉर्ड उनकी बजा रहा होता है बच्चे जिंदगी भर, मतलब तुम बोलोगे कैसे तुम रहते हो यार, तुम पागल वागल तो नहीं हो।
कोई तुम्हें अकल वकल नहीं है कि तुम्हारे कोई राइट्स नहीं देता वो तुम्हें, वो फिर भी बोलते नहीं भाई नहीं, हमारा तो घर में ये हमारा वो है, हमारा बड़ा है, हमारा जो है वो वडेरा है, हम इसको मानते हैं, हम इसके आगे से जा सकते हैं। रिस्पेक्ट करता है वो उसकी, पागल। वो क्यों करता है रिस्पेक्ट, पागल? क्योंकि बच्चे वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको एजुकेशन नहीं दी गई, उसको उसके राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं। जिस दिन उसे अपने राइट्स सिखा दिए उसके, उस दिन वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट खुद खड़ा हो जाएगा। He's gonna fight. He's gonna be against the landlord. So basically गवर्नमेंट एजुकेट नहीं करने की एक वजह ये भी है, समझो इस बात को, क्योंकि जब आप लोगों को एजुकेट कर देते हो ना बेटा, तो फिर लोग सवाल करते हैं। सबसे पहला काम एजुकेशन आपको सिखाता ही यही। मैं एजुकेशन सिर्फ ये वाली ओ लेवल्स की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक शऊर की बात कर रहा हूँ आपसे। जब आपको बेसिक एक एजुकेशन, आपकी राइट्स की एजुकेशन दी जाती है बच्चे, तो फिर आपका सबसे पहला काम होता है कि आप पावरफुल एंटिटीज के अगेंस्ट सवाल करना शुरू कर देते हो। खैर, अभी कहाँ पे हम कहाँ निकल गए। खैर, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात आपने कवर अप करी, तो आप समझाना इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे आपको, ताकि आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी समझ आए और साथ में आप आंसर्स में भी लिखो ये बात, आपको समझ आए कि लैंडलॉर्ड्स की पावर क्यों थी। ये लैंडलॉर्ड्स कोई ऐसे ही नहीं थे बस, लैंडलॉर्ड्स, ये फार्मर्स नहीं थे, ये पूरे पूरे पाकिस्तान के कंट्रोलर्स थे। ये पाकिस्तान की जो है वो लीडिंग मेंबर्स में से थे, जो लीड कर रहे थे पाकिस्तान को, कब्जा करके रखा हुआ था इन सब लोगों ने पाकिस्तान में, आज तक किया हुआ है। अच्छा जी सर, ठीक है, हमें बात समझ आ गई अब आपकी, अब जज्बाती हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। अब जरा यहाँ पे हमने जो है वो कवर कर लिया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, फिर हमने कवर कर लिया हेल्थ रिफॉर्म्स। नाउ आई बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिफॉर्म। नेक्स्ट रिफॉर्म बेटा मैं आपके सामने लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब सुनना जल्दी से बात, कॉन्स्टिट्यूशनल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, उसका मैंने ड्रॉबैक नहीं करवाया। सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन कोई नया रिफॉर्म नहीं है आपके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बस आप ये वही वाली बात लिखोगे, मैं एक दफा जल्दी से रिकॉल कर दूं। बेसिकली आपने इसमें क्या करना है, वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखवाया मैंने आप लोगों को, आप बोलो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिख देना है। शॉर्ट फॉर्म अगर थोड़ी सी करूं मैं, तो आप यहाँ लिख देना वो 2 टायर स्ट्रक्चर था, जिसे 2 हाउसेज में डिवाइड किया गया था, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली होगी, वो पूरी बात। लोअर हाउस, सॉरी, अपर हाउस जो है वो सेनेट होगा, लोअर हाउस जो है वो क्या होगा बच्चे आपका, वो नेशनल असेंबली होगी। उन दोनों का आपस में लिंक क्या था बच्चे आपका, उस सारी बात को मैंने आपको प्रॉपरली लीड ऑफ किया और बात जो है वो समझाई बच्चे आपको, ठीक है। सो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इसको लीड किया गया, हाउ इट वाज अ बेसिस ऑफ समथिंग, ठीक है, इसे सस्पेंड किया गया बच्चे आपका एट दैट टाइम पीरियड, आपने उस बारे में बात मेंशन करनी। तो आप बोलो साथ में, आपने पूरा इसको डिफाइन करोगे, आप समझाओगे कि इसमें जो है वो बेसिकली एक चीज लिखा होगी आपके नोट्स में जब आप पढ़ोगे, वो वर्ड होगा एडल्ट फ्रेंचाइज। अक्सर बच्चों को ना समझ नहीं आता, मुझसे बाद में पूछते हैं। तो बेटा एडल्ट फ्रेंचाइज का मकसद था कि 18+ लोग वोट करेंगे और पाकिस्तान में एक प्रॉपर लॉ बनाया जाएगा बच्चे आपका, ठीक है। आप समझाओगे एग्जामिनर को कि सेनेट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। अपर हाउस, याद है मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि अपर हाउस में इक्वल मेंबर्स होंगे फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस, और लोअर हाउस में अनइक्वल मेंबर्स होंगे। अपर हाउस को लॉन्च करने का पर्पस ये था कि लोअर हाउस का इन्फ्लुएंस कम हो सके आपका, और वो जो मेजोरिटी प्रोविंसेस का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कम हो सके आपका। लेकिन ये तो सारे हो गए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यार इसमें फेलियर क्या था, ड्रॉबैक क्या था? मतलब वैसे देखा जाए तो यार ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरी नजर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चे, जो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया अभी तक, और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था, मैं इसकी तारीफ करूँ। लेकिन कुछ ना कुछ तो फ्लॉज होंगे ना, बनाया तो इंसानों ने था ना बच्चे। फ्लॉज क्या थे समझो, आप बोलो इसमें एक फ्लॉज थे, याद रखो। हेड ऑफ द स्टेट किसको बनाया गया था, आप बोलोगे पीएम वॉज हेड ऑफ द स्टेट। पीएम को हेड ऑफ द स्टेट बनाना कोई फ्लॉ नहीं था, लेकिन आप बोलो मसला ये था कि आपने सारी ही पावर पीएम को दे दी थी। आपने कंट्री में मेजर रूलरशिप सब कुछ आपने पीएम के पास, पीएम को आपने इतना राइट दे दिया था कि प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकता था बच्चे पीएम के साथ। पीएम कुछ गलत भी कर रहा होगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, सही भी कर रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे भुट्टो ने पीएम को, जो कि वो खुद था, आप बोलो पीएम को क्या किया गया, पीएम को एक्स्ट्रॉर्डनरी राइट दे दिया गया बच्चे आपका। राइट्स ना बोलो बल्कि, सॉरी, पीएम को एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या दे दी गई बच्चे आपकी, पावर दे दी गई। आप बोलोगे ये तो अच्छी बात होती है पावर देना, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ अच्छा होगा तो एक बार बताओ, अगर कुछ अच्छा होगा, भुट्टो भुट्टो है ना अभी फिलहाल पीएम, जैब बन गए, अगर कुछ अच्छा होगा पाकिस्तान में तो किसको क्रेडिट किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर की तारीफ होगी, प्राइम मिनिस्टर की वजह से हो। लेकिन आप बोलो साथ में इसका ड्रॉबैक ये था, व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब भी कुछ गलत होगा, when things will go wrong, फिलहाल हुआ था, ठीक है, when things will go wrong, the blame would only only be on the feet of प्राइम मिनिस्टर। अभी हम देखेंगे आगे ड्रॉबैक में। अब जब भी कुछ गलत होगा, कुछ भी गलत हुआ बच्चा, तो सारा का सारा ब्लेम, पहले से पहले जरा याद करो पॉलिटिक्स में क्या होता था, थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं तुम्हें। 1953 मलिक गुलाम मोहम्मद को लगा, ऑल्दो वो हेड ऑफ द स्टेट थे, लेकिन उन्होंने सारा नाम डाला प्राइम मिनिस्टर पे, क्योंकि वो भी कुछ लीड कर रहे थे।
कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन की वजह से उनको ब्लेम किया, हटा दिया। ब्लेम गेम इजी थी। सिकंदर मिर्जा ने 4 प्राइम मिनिस्टर हटाए अपने टाइम पीरियड में, ब्लेम कर करके, ये सही नहीं करे, ये सही नहीं करे। यार भुट्टो ने ये किया कि भुट्टो ने जब सारी पावर अपने पास रख ली ना बच्चे, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब इन पे आएगी। अब कुछ गलत होगा जब, जो कि आगे होगा, आपको पढ़ाऊंगा इनके डाउनफॉल में, तो भुट्टो फिर ये नहीं कह सकते। याद करो अयूब खान ने क्या किया था, अयूब खान ने सारा ब्लेम वॉर का डाल दिया था जुल्फिकार अली भुट्टो। अब भुट्टो ये नहीं कहेंगे यार प्रेसिडेंट ने गलत किया था, प्रेसिडेंट की वजह से गलत हुआ। आपने प्रेसिडेंट का नाम सुना है अभी तक बच्चे? आपका प्रेसिडेंट की इतनी कम पावर है कि प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं सुना आपने आप लोग। मतलब हमने भुट्टो का आधा चैप्टर तकरीबन कंप्लीट कर लिया, ज्यादा ही कर लिया हमने, पूरा कंप्लीट होने वाला है। अभी तक प्रेसिडेंट पता है आपको? मैंने बताया प्रेसिडेंट बच्चे आपको, एक बार बताओ, मैंने अभी तक बताया कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है भुट्टो टाइम पीरियड में? हर दफा आपको बताता था प्रेसिडेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर। मैंने किसी वजह से नहीं बताया आपको। क्यों? क्योंकि और आपको पता भी नहीं चला कि अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ लिया, आर्मी चेंज हो, आर्मी के पूरे लोगों को चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, आपका जो है वो शिमला एग्रीमेंट हो गया बच्चे, फिर इतने सारे रिफॉर्म्स कर दिए, प्रेसिडेंट तो कहीं आए नहीं। प्रेसिडेंट भुट्टो नहीं था 1973 के, सुनो मेरी बात, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। प्रेसिडेंट भुट्टो था 1972 में, पहले सीएमएलए भी बन गया, खुद प्रेसिडेंट भी बन गया, जब तक मार्शल लॉ लगा रहा। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आता है कंट्री में 1973, मार्शल लॉ खत्म, याद है ना मार्शल लॉ खत्म होता है। जब मार्शल लॉ खत्म होता है, जब मार्शल लॉ खत्म होता है तो बेटा भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और प्रेसिडेंट, आप नाम बता रहा हूं आपको, उनका नाम था चौधरी फजल इलाही। लेकिन चौधरी फजल इलाही का नाम तुम बस मेरी जबान से एक दफा सुन रहे हो, एंड यू नॉट गना लिसन दैट अगेन। क्यों? क्योंकि कोई रोल ही नहीं था उनका आखिर तक, डाउनफॉल तक फजल इलाही का कोई रोल नहीं होगा। व्हाट डज दैट शोज? प्रेसिडेंट बेचारा आता था अपने ऑफिस में बैठता था और चले जाता था, उसको आपने कुछ पावर ही नहीं दी हुई थी। आपने जैसे आज नहीं होता, आज अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट का कोई पावर नहीं है बच्चे, प्रेसिडेंट का हमें अक्सर नाम भी नहीं पता होता। ठीक है, प्रेसिडेंट का कोई पावर ही नहीं होती है। तो ऐसे ही कुछ था बच्चे आपका, आप बोलोगे कि दैट व्हेन थिंग्स वुड गो रॉन्ग, या फिलहाल वुड गो रॉन्ग लिख देते हैं, ठीक है, वो तो आगे जाए खराब होंगे ना, तो जब लिखेंगे आप लिखो व्हेन थिंग्स वुड गो रॉन्ग, ऑल द ब्लेम वुड ओनली बी ऑन द फीट्स ऑफ द भुट्टो। सारा का सारा ब्लेम किसके फीट्स पे आएगा? पीएम के। और पीएम वो है बच्चा आपका, ठीक है। अभी आगे जाके ना दोबारा प्रेसिडेंट को पावर मिलेगी, आगे हम पढ़ेंगे इसी के टाइम, फिर कम। अभी फिलहाल ही याद रखना, इसको याद रखना इस बात को बेटा। भुट्टो के टाइम पीरियड पे 19, मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, भुट्टो 1972 में पावर में आते हैं, सीएमएलए बनते हैं और साथ में प्रेसिडेंट बनते हैं। कंट्री में मार्शल लॉ चल रहा है, अजीब सी सिचुएशन है कि एक सिविलियन मार्शल लॉ का लीडर बना हुआ है। लेकिन भुट्टो को ऑब्वियसली जल्दी से डेमोक्रेसी लेके आनी थी, आर्मी को हटाना था। तो भुट्टो ने 1973 में आते साथ क्या काम किया? 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉन्च करने के साथ खुद बन गए प्राइम मिनिस्टर, और सारी पावर खुद को ही दे दी। मेजर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, हेड ऑफ द स्टेट वो है, प्रेसिडेंट है जरूर लेकिन वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, ठीक है ना, वो लीड कर रहा है साथ। सो ये था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रॉबैक। आई होप तुम लोगों को बात समझ आ रही। तो बेटा एक क्या था? हेल्थ रिफॉर्म मेरे बच्चे, दूसरे क्या था आपका? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। और दूसरा तीसरा क्या था बेटा? अब आप लिखोगे यहाँ पे सॉरी हेल्थ रिफॉर्म, वो हो गया हमारा एग्रीकल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नाउ लेट्स जंप टू द फोर्थ वन, फोर्थ रिफॉर्म। और क्या पास किया सर आपने यहाँ पे भुट्टो ने? बेटा भुट्टो ने एक और मेजर काम किया, वो किया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल। भुट्टो ने वही इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का मकसद बच्चे आपको पता है, इकोनॉमिकल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ऑफ भुट्टो। तो इकोनॉमिकल हो या इंडस्ट्रियल, कंफ्यूज नहीं होना। सर क्या किया भुट्टो ने, जैब ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के लिए? सुनो बात बेटा, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के लिए आपने सबसे पहली बात ये समझनी है, व्हाट्स द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, यू नीड टू फॉलो अप विद द स्टफ। बेटा उस टाइम पीरियड पे आप बोलोगे भुट्टो क्या लेके आए? जैब जो है बच्चे आपका एक नेशनलाइजेशन पॉलिसी लेके आए। क्या लेके आए बच्चे आपका? जैब आपकी एक नेशनलाइजेशन पॉलिसी लेके आए एट दैट टाइम पीरियड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ विद मी, सही है, सुनना बात। आप बोलोगे बच्चे जैब ने क्या किया? जैब जो है वो अपने साथ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लेके आए, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी में उन्होंने क्या बात लॉन्च करी? बेटा दो तरह की पॉलिसीज होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, समझना। एक होती है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। और दूसरी क्या होती है बच्चे आपकी? प्राइवेटाइजेशन। और दूसरी क्या होती है बच्चे आपकी? दूसरी होती है नेशनलाइजेशन। समझ लेना, दोनों के अपने अपने डिफरेंसेस होते हैं। थोड़ा मैं समझाऊंगा इस बात को ताकि आपको समझ आए चैप्टर ना, सिर्फ हमने गो थ्रू वो ये नहीं कि बस मैं पढ़ाते हुए चला जाऊं। बेटा नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है समझना। लेट्स से मैं कह रहा हूँ यार, आप एक स्कूल में जाते हो, आप सब बच्चे स्कूल में जा रहे हो, जो बच्चे प्राइवेट भी कभी ना कभी स्कूल किया होगा। तो बेटे स्कूल में आप जब जाते हो तो वो आपका स्कूल नॉन आपका प्राइवेट स्कूल होगा, एक प्राइवेट ओन बिजनेस है, प्राइवेट ओन स्कूल है जो प्राइवेट ओनर आपका रन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन।
नेशनलाइजेशन क्या होता है कि अगर आपका जो भी स्कूल है, XYZ आपका स्कूल का नाम है, तो उस स्कूल को जब गवर्नमेंट आके कब्जा कब्जा कर ले, मतलब गवर्नमेंट खरीद लो और गवर्नमेंट बोले हम कंट्रोल करेंगे, सब कहते हैं नेशनलाइजेशन पॉलिसी। तो भुट्टो ने कंट्री में स्टार्ट करी नेशनलाइजेशन। दोनों के ना अपने फायदे नुकसान होते हैं, समझना जरा, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। देखो बेटा, आपका जो अपना स्कूल है ना बेटा, कुछ भी कर लो, आपके स्कूल का एक विजन हो सकता है कि आपको पढ़ाना है, मैं ये नहीं कह रहा उनकी प्रायोरिटी नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है उनकी प्रायोरिटी आपको इल्म देना है, तालीम देनी है, पढ़ाना है, ये हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ भी कर लो बच्चे, कुछ भी कर लो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइवेट ओनर की ज्यादातर क्या होगी बच्चे, दैट इज प्रॉफिट। उससे बिजनेस एक लॉन्च किया, वो प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब सुनो, अब जब गवर्नमेंट, जब प्राइवेट ओनर करता है तो उसका काम एक अच्छा तालीम देना, एक अच्छा जो है वो एजुकेशन देना, दैट कुड बी अ रोल, बट एट द सेम टाइम उसका रोल ये प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा होता है, बस उसका प्रॉफिट्स एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा। लेकिन अगर यही स्कूल किसी कंट्रोल में हो बच्चे आपका, आप बोलो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ये प्राइवेट है आपके, तो बेटा गवर्नमेंट का ना, मैं अच्छी गवर्नमेंट की बात करूं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैं नेशनलाइजेशन पॉलिसी समझा रहा हूँ आप। एक अच्छी गवर्नमेंट समझो, जर्मन गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगी, तो बेटा गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ भी कर लो, पैसे नहीं होते। गवर्नमेंट के फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है कि यार अगर वो स्कूल्स ओपन करें तो लोगों को फ्री में एजुकेशन मिल जाए, अच्छी हम क्वालिटी एजुकेशन दे दें, कम पैसों में हम एजुकेशन दे दें, हम उन्हें ज्यादा एक अच्छा इंसान बना दें हम। या अगर मैं कहूँ कि यार कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहूँ PIA, अगर PIA प्राइवेट होगी तो उसका काम होगा प्रॉफिट अर्न करना मेजरली। PIA अगर गवर्नमेंट के पास होगी तो उसका काम प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होता नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा पर्पस ये होगा कि यार जो PIA में जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, उनके पास ज्यादा अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। गवर्नमेंट लेकिन अक्सर लोग ना, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको गाड़ियां मिल जाती, कार्स मिल जाती, प्राइवेट में मिलती नहीं, कम मिलती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में आपको कार्स मिल जाती हैं, आपका ना एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट जगह पे। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रही होती है। तो यार वैसे तो ना ये हमारे कंट्री में ज्यादा नेशनलाइजेशन है बच्चे, वरना प्राइवेटाइजेशन है हमारे कंट्री, हमारे हर जगह प्राइवेट चीज है, ज्यादा है। लेकिन नेशनलाइजेशन एक बड़ी अच्छी पॉलिसी होती है। इफ यू आर गोना बी मूविंग टुवर्ड्स जर्मनी और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, तो बेटा वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, हम तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है गवर्नमेंट स्कूल का सुन के, अभी चल बे सर क्या हो गया, गवर्नमेंट स्कूल का सुन के ऐसा आता है कि यार 6 क्लास में बच्चे ABC पढ़ रहे होते हैं वहां पे। गवर्नमेंट स्कूल का सोच के दिमाग में नाम आता है, अजीब सी चेयर्स भी नहीं होंगी, फैन नहीं चल रहा होगा, बल्ब नहीं होगा, ये सोच के आते हैं ना। बेटा आपका जो कराची का या पाकिस्तान का जो बेस्ट स्कूल है ना, वो जर्मन की गवर्नमेंट का बेसिक स्कूल होता है, कुछ भी नहीं होता आपके सामने, एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट तो जब काम करने पे आ जाए तो गवर्नमेंट के पास तो इतने रिसोर्सेज होते हैं, पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ग्राउंड्स ओपन कर देगी पूरे स्कूल, पूरे इतना बड़े बड़े स्कूल ओपन करेगी, आपका कौन सा प्राइवेट ओनर इतना बड़ा स्कूल ओपन कर सकता। तो आप बोलो नेशनलाइजेशन पॉलिसी अच्छी होती है, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। फिलहाल भुट्टो ने क्या पॉलिसी लॉन्च करी बेटा, भुट्टो ने पॉलिसी लॉन्च करी नेशनलाइजेशन पॉलिसी। भुट्टो ने बोला भाई हट जाओ, मैं लॉन्च कर रहा हूँ नेशनलाइजेशन पॉलिसी। क्यों, वजह भी समझ लो, इससे पहले एक रीजन और समझ लो। आप बोलो उस टाइम पीरियड पे ना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सर ये इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई, महंगाई बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी बच्चे आपकी, महंगाई आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी एट दैट टाइम पीरियड। जो आपकी इन्फ्लेशन थी दैट वॉज 25%। हर साल आपके कंट्री में जो महंगाई हो रही थी वो 25% से इंक्रीज हो रही थी बच्चे आपकी। 25% कोई कम इन्फ्लेशन नहीं होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होती है 25% फॉर अ कंट्री। एक दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां इन्फ्लेशन नहीं होती है बच्चे, हर कंट्री में होती है 2%, 3%, 4%, एक लॉजिकल इन्फ्लेशन होती है 5% में भी। लेकिन 25% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है बच्चे आप, सही है। तो आप बोलोगे भुट्टो टाइम पीरियड पर, उस टाइम पे 25% तेईस से चीजें, मतलब लेट्स से एक चीज के आज प्राइस है 100 रुपीज, तो वो कब कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे, अच्छे खासी इन्फ्लेशन रेट होता है। भुट्टो ने बोला मैं इस इन्फ्लेशन को कम करूंगा, और इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उसने कौन सी पॉलिसी लॉन्च करी, नेशनलाइजेशन। सर ये नेशनलाइजेशन इन्फ्लेशन कैसे कम करेगी, आओ समझाऊं, एक एग्जाम्पल देके समझाऊं। ठीक है, लिखना जरूरी है कि समझना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप रिफॉर्म्स लिख पाओ बच्चे वहां पे। सुनो यार, होता क्या, मैं कह रहा हूँ यार, एक कंपनी है वो है प्राइवेट कंपनी, और एक कंपनी है बच्चे आपकी गवर्नमेंट कंपनी। अब गौर से बात समझना, दोनों बनाती हैं क्या, दोनों बनाती हैं ये वाला एक पेन, ये क्या बनाती है बच्चे आपके, दोनों ये पेन बनाती हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी पेन बनाई थी, अचानक से हुआ ये कि पेन की जो प्लास्टिक है वो हो गई मार्केट में एक्सपेंसिव, पहले आती थी ₹10 पर kg, अब वो आने लग गई ₹20 की। प्राइवेट ओनर्स बोलेंगे भाई प्लास्टिक महंगी हो गई है, ठीक है, अब ₹10 वाली जो जो प्लास्टिक है बेसिकली, वो कितने की हो चुकी है, लेट से, मैं भाई इतने भी नहीं बढ़ा रहा, मैं कह रहा हूँ लेट से वो कितने की हो गई, ₹15 के हो गए। तो उन्होंने बोला यार जो पेन अब मार्केट में हम बनाए थे रुपीज, हम सेल करते ₹20 का, अब हम कितने का सेल करेंगे, ₹30 का, क्योंकि हमें भी कॉस्ट ज्यादा आ रही है।
गवर्नमेंट ने देखा यार, गवर्नमेंट को भी कॉस्ट तो महंगी हो गई ना प्लास्टिक के अचानक से। गवर्नमेंट बोली कि नहीं यार, गवर्नमेंट बोली कि यार ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट्स कम कर देगी। गवर्नमेंट बोली कि नहीं यार, हम 20 रुपीज का ही पेन रखें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है इन्फ्लेशन हो रही है कंट्री में, तो गवर्नमेंट बोली कि अभी फिलहाल इंडस्ट्री को नुकसान में चलाओ, या फिर आप प्रॉफिट नहीं कमाओ, ब्रेक इवन पे करो, लेकिन फिलहाल हम प्राइसिंग नहीं बढ़ा रहे चीजों, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट बेटा अपने ऊपर ले लेती है, वो प्रॉफिट्स नहीं अर्न करती। तो आप बोलो इसलिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पीरियड पे क्या किया, बेटे गवर्नमेंट ने जो उस टाइम पीरियड पे आपका इन्फ्लेशन को कम करने के लिए नेशनलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करी। और अराउंड 70 मेजर इंडस्ट्रीज, कितनी बच्चे आपकी 70 मेजर इंडस्ट्रीज को, 70 मेजर इंडस्ट्रीज को क्या कर लिया गया बच्चे आपका, 70 मेजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया बच्चे आपका, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई हूँ। जितने बड़े बड़े इदारे थे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिए। गवर्नमेंट बोला हम कंट्रोल करेंगे और हम लोगों को फैसिलिटीज देंगे। आप बोलोगे पर्पस क्या था? पर्पस दो तीन थे। एक तो आप बोलो वर्कर की जो लिविंग कंडीशंस है, वर्कर की जो वर्किंग कंडीशंस है, बेसिकली वर्किंग कंडीशंस को क्या किया जाए, उसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, आप बोलो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड, सैलरीज को बढ़ाया जाए। जब गवर्नमेंट, भाई प्राइवेट ओनर चाहता है मैं कम से कम पैसों में बंदे को हायर कर लूं ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो, गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट इतना कंसर्न नहीं है, कंसर्न ये कि जो बंदा काम कर रहा है पाकिस्तानी उसको अच्छा काम, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। आपको पता है सब कहने से होता नहीं है, फेलियर में हम कवर करेंगे असल में हो क्या रहा है। तो आप बोलोगे बेटा जैप ने आते साथ एक इन्फ्लेशन उस वक्त बहुत ज्यादा थी 25%, और जैप ने उसको कंट्रोल करने के लिए एक नेशनलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करी। पर्पस ये था बच्चे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, आपका सारी चीजें आए और लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम कर सके आपका, ये सब चीज। तो जैप की पॉलिसी अच्छी थी, एक पॉलिसी जैप ने लॉन्च करी। दूसरा बेटा जैप के टाइम पीरियड पे एक बहुत मेजर काम हुआ, उस बात को समझना कि पाकिस्तान में 1973 में, आप बोलोगे 1970, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री, तो 1973 में पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टील मिल बनाई गई बेटा फाइनली आपकी। पाकिस्तान एक डेवलपिंग, एक कंस्ट्रक्शन वाले कंट्री के लिए बहुत जरूरी था बच्चे, पाकिस्तान स्टील मिल बनाई गई बच्चे आपकी। जिससे किसकी हेल्प के साथ, आप बोलोगे विद द हेल्प ऑफ, या फिर हेल्प ना लिखो, आप लिखो विद द एड, विद द टेक्निकल एड, विद द टेक्निकल एड ऑफ, किसकी टेक्निकल एड थी बच्चे आपकी, टेक्निकल एड ऑफ भुट्टो, भुट्टो की जो टेक्निकल एड थी बच्चे, उस वजह से इन्होंने यहाँ पे काम किया। तो आप बोलोगे 1973 में पाकिस्तान स्टील मिल बनाई गई विद द टेक्निकल एड ऑफ यूएसएसआर। टेक्निकल एड मतलब इंजीनियर्स वगैरह, डिजाइनिंग उन्होंने हमारी करके दी बच्चे, एक अच्छे लेवल पे काम किया गया। और पाकिस्तान स्टील मिल कहाँ बनाई गई थी, एक बड़ी इंडस्ट्री बनाई गई। सो इट्स अ गुड 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 साइन ऑफ डेवलपमेंट पाकिस्तान में। तो भुट्टो ने अच्छे स्टेप्स लिए इंडस्ट्रियल के लिए। लेकिन अच्छा एक बात और सुन लेना, साथ में जो 70 मेजर इंडस्ट्रीज थी, कौन कंट्रोल करे यार, प्राइवेट ओनर से आपने मतलब पीएम का ऑफिस कंट्रोल करेगा, फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिस कंट्रोल करेगा, डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिस कंट्रोल करेगा, टैक्सेशन करेगा, कौन करेगा? तो आप बोलो ये 70 मेजर इंडस्ट्रीज किसके कंट्रोल में दी गई बच्चे आपकी, फेडरल फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। कौन कंट्रोल करेगा बेटा इसको, फेडरल, ये एक प्रोडक्शन मिनिस्ट्री एक होती थी बच्चे, वो मिनिस्ट्री का काम होगा इसको कंट्रोल करना। मैं दोबारा एक दफा रिकॉल करूं जल्दी से रिफॉर्म्स को, अगर आपको समझना है। आप कहोगे बेटा जैप के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी में नेशनलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई, 70 मेजर इंडस्ट्रीज को खरीदा गया और वो किसके कंट्रोल में चली गई, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के। पर्पस क्या था, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, लोग पार्ट प्ले करें गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट एक अच्छे लेवल पे चीजों को कंट्रोल कर सके। साथ में गवर्नमेंट ने 1973 में स्टील मिल ओपन करी बच्चे, ताकि इंडस्ट्रीज को और अच्छे लेवल पे इंप्रूव किया जाए। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट यू नीड टू फॉलो अप ओवर हियर, जो आपने बात यहाँ पे कवर अप करनी है। ठीक है, अच्छा जी सर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। फिर इसी के साथ फिर आपने बच्चे मेरे साथ जो है वो आगे जाना है, आपने कहा फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे आपने बात जो है वो मेंशन कर दी। अच्छा जी, अब बेटा मुझे जो है वो आप यहाँ पे ड्रॉबैक मेरे साथ मेंशन करोगे। व्हाट्स द ड्रॉबैक ओवर हियर, जरा सुनोगे और समझोगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ यार, इस रिफॉर्म का ड्रॉबैक क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ इसका, मतलब आपने सर इतना कुछ बता दिया, अब नुकसान भी तो बताइए, पाकिस्तान ने तो नुकसान के बगैर कैसे। आप बोलोगे बेटा जिसको आपने ये इंडस्ट्रीज दी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन को, आप बोलोगे दीज फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, इनका क्या मसला था, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के पास दे लैक द एक्सपीरियंस, दे लैक द एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं था, लैक द एक्सपीरियंस टू कंट्रोल व्हाट, टू कंट्रोल द ट्रेड। उन्हें ट्रेड, यार आपने एक पॉलिटिकल, आपको चाहिए था कि अगर आपने इंडस्ट्रीज करी तो नई हायरिंग्स भी तो करते। आपने एक पॉलिटिकल बंदे से कहा कि जाओ जाके इंडस्ट्रीज कंट्रोल करो, वो कैसे कंट्रोल करेगा यार,
उसके कंट्रोल में ये चीज ही नहीं थी। तो आपने आपने जिनको दिया उनको कॉमर्स, उनको बिजनेस नहीं समझ आता था। दे डिडंट न्यू हाउ टू कंट्रोल द कॉमर्स, हाउ टू कंट्रोल द बिजनेस। बिजनेस में बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होते हैं, उनको नहीं आते थे, वो पॉलिटिकल लोग थे आपके। फिर आप बोलो बेटा, फिर आप बोलो कि डिसीजंस डिले भी हुआ करते थे। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती पाकिस्तान के बच्चे, तो डिसीजंस क्या होते थे आपके, डिले हुआ करते थे, बिला वजह डिले होते थे। बिजनेस में ना कभी बड़े प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेट से आपको पता चला यार आज ना कोई चीज महंगी होने वाली, कल आप जल्दी से खरीद लो आज। अब ना प्राइवेट ओनर देखेगा यार ये मैं पेन बनाता हूँ प्लास्टिक ना, कल डबल द रेट होने वाली है। उसने सोचा ये था मैं प्लास्टिक लूंगा 3 महीने बाद, लेकिन अब अचानक से ये हो गई कि उसने बोला है प्लास्टिक ना महंगी हो रही है, तो उसने फौरन से ना एक मीटिंग बुलाई। प्राइवेट ओनर ने फौरन से रात में मीटिंग कॉल कर दी उसने, भाई जूम मीटिंग कॉल कर दी उसने। कॉल कर लिया अपने अपने जो है अपने जो वर्कर्स थे उनको कि यार मुझे रिपोर्ट मिली कि कल प्लास्टिक महंगी होने वाली है, हम एक काम करते फौरन से ऑर्डर लिमिट कर देते अपने बजट्स वगैरह देख के। डिसीजन लिया गया, एक सडन मीटिंग कॉल किया, डिसीजन हुआ विद इन सम आवर्स, विद इन सम मिनट्स, और काम हो गया। अब गवर्नमेंट ने ये काम करना है। गवर्नमेंट में किसी एक बंदे को अगर एहसास हो भी गया ना इस बात का, तो उस बेचारे को वो बोलेंगे अच्छा जाओ पहले इस बंदे से साइन लेके आओ, जाओ पहले इस मिनिस्टर से साइन लेके आओ, नहीं पहले इसका साइन चाहिए होगा, फिर इसका साइन चाहिए होगा, फिर ये चीज पास हो। तो आप बोलो ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट की वजह से इतने डिलेज हुआ करते हैं डिसीजंस में, जो बिजनेस के लिए अच्छे नहीं थे आपके। तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं होगा। एक बात मैं आपको और साथ में बेटा लिखवा दूंगा यहाँ पे, जो मैं बताना भूल के आपको, कि यार रिफॉर्म्स का शुरू में फायदा जरूर हुआ। बाय 1976 आप ये बात मेंशन करोगे, आप लिखोगे ये बात कि 1976 तक, बेटा 1976 में आपकी जो है वो चीजें सेटल हुई थी। और बाय 1976 भुट्टो की पॉलिसीज की वजह से इन्फ्लेशन फॉर टाइम ड्रॉप कर गई थी। और ड्रॉप होके कहां तक आ गई थी, ड्रॉप टू 6%। 6% तक आपकी इन्फ्लेशन गिर चुकी थी। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू फॉलो अप ओवर हियर। मतलब 25% से 6% पे इन्फ्लेशन लेके आए, वो आगे जाके दोबारा बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल एट द टाइम तो मैं बोलूंगा कि यार ये अच्छा है कि रिफॉर्म पास किया गया। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, और आपके बात समझ आ गई है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू आर फ्री टू आस्क दैट, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। हाँ ऐसे ही एग्जैक्टली। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड?